कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक कैदी दिखाई देता है जो पिछले 10 साल से जेल की हवा खा रहा था। हुआ ये था कि 10 साल पहले जैक के हाथों एक लड़के का मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। खैर, आज जैक की सजा पूरी हो चुकी है और वो जेल से बाहर आ गया है। अगले ही पल जैक एक ट्रेन में बैठा नजर आता है। वो ट्रेन से अपने गांव वापस लौट रहा है, लेकिन अब जैक पूरी तरह बदल चुका है। वो एक शरीफ और नॉर्मल इंसान की तरह गांव वालों के साथ रहना चाहता है। खुद को सुधारने के लिए उसके पास एक डायरी भी है। उस डायरी में उसने खुद से कुछ वादे लिखे हैं, जैसे वो कभी दारू नहीं पिएगा, कभी किसी से पंगा लड़ाई नहीं करेगा और कभी रोएगा नहीं। ट्रेन में सफर के दौरान जैक कुछ खाता है। खाना खाने के बाद वो अपनी डायरी खोलता है और खाना खाने वाले काम पर कट काटा लगा देता है। मतलब उसने अपना ये टास्क पूरा कर लिया। गांव पहुंचकर जैक सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के रेस्टोरेंट जाता है। वहां उसकी माँ तो नहीं होती, लेकिन उसकी सौतेली बहन मौजूद होती है। सच तो यह है कि इस दुनिया में जैक का अपना कोई सगा परिवार नहीं है। 10 साल पहले इस होटल की मालकिन ने ही जैक को गोद लेकर अपना बेटा बनाया था। जैक की सौतेली बहन उसे फूटी आंख नहीं सुहाती, इसीलिए वो जैक को देखते ही रूखेपन से कहती है, मम्मी अभी रेस्टोरेंट में नहीं है, तुम यहां से निकलो और माँ से मिलने शाम को आना। वहां से पत्ता कटने के बाद जैक नहाने के लिए एक पब्लिक बाथटब सरकारी हम्माम की तरफ निकल जाता है। जेल में 10 साल रहने की वजह से जैक वहां के मॉडर्न और एडवांस लॉक ताले को खोल नहीं पाता। ये देखकर वहां का इंचार्ज जैक पर बुरी तरह भड़क जाता है। जैक की शराफत का फायदा उठाकर वो उसे अनाप शनाप सुनाने लगता है और बदतमीजी पर उतर आता है। लेकिन जैसे ही जैक नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता है, इंचार्ज की नजर जैक की बॉडी पर बने टैटूज पर पड़ती है। टैटू देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है, क्योंकि वो टैटू कोई आम टैटू नहीं, बल्कि शहर के सबसे खूंखार गैंगस्टर की पहचान थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच कुछ गुंडे एक लड़के को बेरहमी से कूट रहे हैं। पास में ही पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन वो लड़के की मदद करने के बजाय दूर से तमाशा देख रहे हैं। दरअसल वो गुंडे शहर के सबसे बड़े डॉन कजामा के आदमी थे। कजामा के खौफ की वजह से पुलिस वाले बीच सड़क पर खड़े होकर भी उन गुंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। वहीं दूसरी तरफ चुलबुल नाम का एक लोकल गुंडा लाइन में खड़े कुछ शरीफ लड़कों को परेशान कर रहा होता है। तभी वहां जैक की एंट्री होती है। जैक का सीधा साधा हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा भी उससे न डरे, लेकिन जैसे ही चुलबुल की नजर जैक पर पड़ती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। चुलबुल कांपने लगता है, क्योंकि वो जैक को अच्छे से पहचानता था कि वो कितना खतरनाक खिलाड़ी है। चुलबुल जिस तरह जैक को इज्जत देता है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जैक अपने जमाने का कोई ऐरा गैरा गुंडा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा नाम था। इसके बाद जैक शहर के एक और गैंगस्टर शिंची के पास जाता है। शिंची जैक का पुराना जिगरी यार है। यहां हमें पता चलता है कि एक जमाना था जब शिंची और चुलबुल दोनों जैक के सामने दुम हिलाते थे। असल में वो दोनों जैक के शूटर चमचे हुआ करते थे और जैक उनका बॉस था। पर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज शिंची बड़े टोन में जैक से कहता है, भाई अगर कभी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बता देना। लेकिन जैक अब इन सब झमेलों से दूर एक सादगी भरी जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वो शिंची को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। जैक का यूं चले जाना शिंची को हजम नहीं होता। उसे डर था कि कहीं जैक वापस आकर उसकी गद्दी न छीन ले। इसी डर के मारे वो जैक पर नजर रखने के लिए अपने कुछ लड़के उसके पीछे लगा देता है। शिंची को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बंदे ने पूरे शहर पर राज किया, वो आज इतना सीधा कैसे हो गया। जैसे ही शाम होती है, जैक अपनी सौतेली माँ के रेस्टोरेंट पहुंचता है। जैक को देखकर उसकी बहन अपनी माँ को आवाज लगाती है। जैक को सामने पाकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागती हुई आती है और जैक को गले से लगा लेती है। इसके बाद तीनों डिनर टेबल पर बैठते हैं, जहां रेस्टोरेंट की मालकिन बड़े प्यार से जैक को अपने हाथों से खाना खिलाती है। भले ही जैक उनका सगा बेटा नहीं था, पर वो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। लेकिन जैक की सौतेली बहन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खाना खाने के बाद वो जैक को अकेले में ले जाकर रौब झाड़ते हुए कहती है, भले ही मम्मी तुम्हें अपना बेटा मानती हो, पर यह मत भूलना कि मैं उनकी सगी बेटी हूं। अगर इस घर में टिकना है तो मेरे रूल्स नियम मानने होंगे। फिर वो जैक को काम सौंपने लगती है। बर्तन मैं धोऊंगी तो झाड़ू तुम लगाओगे, मैं पढ़ाई करूंगी तो पोंछा तुम मारोगे। जैक को उसकी ये शर्तें जरा भी पसंद नहीं आती, फिर भी वो एक डरे हुए शरीफ लड़के की तरह सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। रात को जब जैक सोने जाता है तो वो खुद से फिर वही वादा दोहराता है कि वो कभी दारू नहीं पिएगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा और कभी रोएगा नहीं। अगले सीन में शहर के बीचों बीच एक नेता कजामा दिखाई देता है, जो अब इस शहर का मेयर बन चुका है। वो जनता से बड़े बड़े वादे कर रहा है कि वो पूरे शहर का काम पूरी ईमानदारी से करेगा। लोग भी उसकी बातों में आकर कजामा जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता अपनी गाड़ी में बैठता है, वो तुरंत टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करने लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी आम जनता से हाथ मिलाया था। यहां हमें कजामा का असली और घटिया चेहरा पता चलता है, जो लोगों के सामने तो हरिश्चंद्र बनता है, पर असल में गरीबों से नफरत करता है।
वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जनता के सामने नौटंकी करके उनका भरोसा जीतता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि मेयर होने के साथ साथ वो शहर का सबसे बड़ा माफिया भी है और शिंची चुलबुल उसी के इशारों पर नाचते हैं। अगले दिन जैक अपनी बॉडी से गैंगस्टर वाले टैटू हटवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर जैक की पीठ और छाती पर इतने बड़े बड़े टैटू देखकर कहता है, भाई इन टैटूज को साफ करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा मोटा खर्चा आएगा। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हटने के बाद भी शरीर पर ऐसे भद्दे दाग रह जाएंगे जिससे तुम्हारी बॉडी और ज्यादा खराब दिखेगी। डॉक्टर की बात मानकर जैक टैटू हटवाने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। अगले सीन में जैक की माँ सीधे मेयर कजामा के ऑफिस पहुंचती हैं। दरअसल कजामा की नज़र जैक की माँ के रेस्टोरेंट पर है। वो उस रेस्टोरेंट को तोड़कर वहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है। रेस्टोरेंट के आसपास की जितनी भी दुकानें थीं, कजामा ने उन सभी दुकानदारों को मोटी रकम देकर उनकी जमीनें खरीद ली थीं। अब बस जैक की माँ का रेस्टोरेंट ही बीच में रोड़ा बना हुआ था। लेकिन जैक की माँ कजामा के सामने साफ मना कर देती हैं, मैं अपना रेस्टोरेंट किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। ये सुनकर कजामा अंदर ही अंदर खौल जाता है। वो किसी भी हथकंडे से उस रेस्टोरेंट को हथियाना चाहता है, क्योंकि जब तक वो जमीन नहीं मिलती उसका मॉल बनने का सपना अधूरा रहेगा। कजामा उन्हें जमीन की दोगुनी कीमत का ऑफर भी देता है, पर माँ उसे ठुकराकर वहां से चली आती हैं। रात के वक्त जैक छत पर खड़ा होकर छुपकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहां उसकी सौतेली बहन आ जाती है। जैक घबराकर सिगरेट छुपाने की कोशिश करता है, पर उसकी बहन को पहले ही पता चल चुका था। वो तंज कसते हुए कहती है, छुपाने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे थे करते रहो। जैक फिर से सिगरेट पीने लगता है तो बहन कहती है, वैसे मुझे सिगरेट की बदबू से सख्त नफरत है। ये सुनते ही जैक सिगरेट फेंक देता है और अपनी डायरी निकालकर दारू की तरह सिगरेट पर भी कट लगा देता है, यानी उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जैक एक कार गैराज में मैकेनिक का काम शुरू कर देता है। वो ठान लेता है कि अब वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाएगा। तभी वहां दो पुलिस वाले अपनी गाड़ी ठीक करवाने आते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला जैक को गैराज में हाथ काले करते देख दंग रह जाता है। वो अपने साथी पुलिस वाले से कानाफूसी करते हुए जैक के पुराने दिनों का कच्चा चिट्ठा खोलता है। अबे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही जैक है। ये वही बंदा है जिसके आगे शिंची और चुलबुल कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते थे और इसे अपना गॉडफादर मानते थे। जैक अपने टाइम का इतना खतरनाक फाइटर था कि उसके नाम से पूरा शहर कांपता था। पूरे इलाके में उसकी तूती बोलती थी। वो पुलिस वाला आगे बताता है, जैक वैसे तो बहुत तगड़ा लड़ता था, लेकिन जब वो दारू पी लेता था तो वो साक्षात यमराज बन जाता था। नशे में उसे बस खून सवार रहता था। फिर जो भी उसके सामने आता, जैक उसे जिंदा लाश बना देता था। एक बार की बात है, जब जैक फुल नशे में धुत था, तब 6 नामी गुंडों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया था। हुआ यह था कि नेता कजामा ने जैक को ठिकाने लगाने मारने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, लेकिन जैक तो जैक था। उसने अकेले ही उन सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस बवाल के दौरान जैक के 2 चमचे, चुलबुल और शिंची, जैक की मदद करने के बजाय साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसी लड़ाई में जैक के हाथों एक लड़का इतनी बुरी तरह पिट गया कि उसकी जान ही चली गई। बस इसी मर्डर केस में जैक को 10 साल के लिए जेल की चक्की पीसने भेज दिया गया। जैक के जेल जाते ही चुलबुल और शिंची ने चांदी काटनी शुरू कर दी। उन्होंने जैक के जमे जमाए काले धंधे पर कब्जा कर लिया और शहर के नए डॉन बन बैठे। लेकिन इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड वो नेता कजामा ही था। कजामा ने चुलबुल और शिंची को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। अब चुलबुल और शिंची में जैक जैसी जिगर और बहादुरी तो थी नहीं कि वो कजामा से पंगा ले सकें, इसलिए उन्होंने घुटने टेक दिए और कजामा के गुलाम बन गए। तब से वो दोनों उसी नेता के बॉडीगार्ड और राइट हैंड बने हुए हैं। अगले सीन में हम जैक की बहन को क्लासरूम में देखते हैं। वहां मैथ्स गणित का पीरियड चल रहा है और जैक की बहन के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि मैथ्स में उसका हाथ तंग है। क्लास खत्म होते ही वो चिढ़कर अपनी टीचर से पूछती है, मैम, ये मैथ्स पढ़ना इतना जरूरी है क्या? ये सुनकर टीचर बस मुस्कुरा देती है। तभी जैक अपनी बहन को स्कूल से लेने वहां पहुंचता है। जैसे ही टीचर की नजर जैक पर पड़ती है, वो हक्की बक्की रह जाती है। असल में जैक के जेल जाने से पहले वो दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। 10 साल बाद अचानक जैक को सामने देखकर टीचर उसे फौरन पहचान लेती है। इसके बाद दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। जैक ये देखकर फूला नहीं समा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड आज एक रिस्पेक्टेड टीचर बन चुकी है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जब जैक जेल में था तब ये टीचर उससे मिलने भी आई थी, लेकिन जैक ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करे और उसका इंतजार करती रहे, बल्कि वो चाहता था कि वो उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। अगले दिन जब जैक अपनी बहन को स्कूल से घर ला रहा होता है तो दोनों रास्ते में एक मोबाइल की दुकान पर रुकते हैं। जैक की बहन को वहां एक चमचमाता मोबाइल पसंद आ जाता है, लेकिन जेब खाली होने की वजह से वो उसे खरीद नहीं पाती।
तभी वहां से जैक की बहन का एक तरफा आशिक लोकल लवर गुजरता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। जैक और उसकी बहन को यूं साथ देखकर वो जल भुनकर राख हो जाता है। आगे चलकर जब जैक और उसकी बहन एक स्टॉल पर कुछ खा रहे होते हैं तो वो आशिक भाई साहब आते हैं और पीछे से जैक को एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। दरअसल ये लड़का जैक की बहन पर लाइन मारता था, लेकिन जैक की बहन को इस छर्रे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आशिक भाई का खून इसलिए खौल रहा था क्योंकि वो पिछले कई दिनों से जैक और उसकी बहन को साथ घूमते देख रहा था। उसे ये नहीं पता था कि ये दोनों भाई बहन हैं। उसे लग रहा था कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। पहले तो वो आशिक खुद जैक पर हाथ साफ करता है और जब वो थक जाता है तो अपने गुंडों से जैक को बुरी तरह पिटवाता है, लेकिन जैक टस से मस नहीं होता। वो चुपचाप मार खाता रहता है क्योंकि उसने नो फाइटिंग की कसम जो खाई थी। पर तभी मार खाते खाते जैक की शर्ट फट जाती है और उसकी बॉडी के डरावने टैटूज सबके सामने आ जाते हैं। टैटू देखते ही वहां खड़े गुंडों के पैर कांपने लगते हैं। आशिक भाई की भी घिघी बंध जाती है कि साला आज तो गलत पाले में टांग फंसा दी। लेकिन जैक यहां किसी को कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर आने के बाद जैक की बहन उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाती है। आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर बहन को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जहां पहले वो जैक को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो उसे अपना सगा भाई मानने लगी थी। उसे जैक के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। दूसरी तरफ हम मेयर कजामा को देखते हैं। उसने चुलबुल और शिंची को अपने दरबार में तलब किया है। कजामा इस बात से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है कि जैक की मां अपना रेस्टोरेंट बेचने को तैयार नहीं है। वो चुलबुल और शिंची के सामने पासा फेंकता है। तुम दोनों में से जो भी मुझे वो रेस्टोरेंट वाली जमीन खाली करवा कर देगा उसे मैं अपनी गैंग का अगला बॉस बना दूंगा। ये सुनते ही चुलबुल के मुंह में पानी आ जाता है और वो इस काम के लिए तुरंत हाँ कर देता है। अगले ही दिन चुलबुल अपने लड़कों को लेकर जैक की मां के रेस्टोरेंट में धमक जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। जैक वहीं एक टेबल पर बैठकर शांति से खाना खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही चुलबुल की नजर जैक पर पड़ती है उसकी घिघी बंध जाती है। वो कांपती आवाज में अपने गुंडों को चिल्लाता है, रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे भनक तक नहीं थी कि ये रेस्टोरेंट जैक की मां का है। जैक उठकर चुलबुल की गर्दन दबोच लेता है और ठंडे लहजे में कहता है, ये रेस्टोरेंट मेरी माँ का है, इसलिए अपनी ये पलटन समेटो और दफा हो जाओ यहां से। दोबारा इस तरफ शक्ल मत दिखाना। खौफ के मारे चुलबुल दुम दबाकर अपने आदमियों के साथ वहां से 9-2-11 हो जाता है। अगले दिन जब मेयर कजामा अपनी चमचमाती गाड़ी में उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजरता है तो देखता है कि दुकान तो वैसी की वैसी। तो वो सीधे गैराज में जैक की गाड़ी के पास भागती है और जैक को सब सच सच बता देती है कि उन नेताओं ने फिर से हमारे रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही जैक बिना वक्त गंवाए अपनी माँ के रेस्टोरेंट पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो लोग रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ मचाकर रफू चक्कर हो चुके थे। अब ये सब देखने के बाद जैक सीधा उस नेता के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने अब मार पिटाई छोड़ दी है, अब मैं शरीफों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तो मुझे दोबारा हाथ उठाने पर मजबूर मत करो और हमें शांति से जीने दो। इतना कहकर जैक वहां से निकल जाता है। अब उस नेता को पता चलता है कि जैक आज से 10 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था। उसे खत्म करने के लिए उसने अपने 6 गुंडे भेजे थे, लेकिन जैक ने उन 6 को बुरी तरह धोया और उसमें एक लड़का मारा गया, जिसकी वजह से जैक को 10 साल की जेल हुई थी। अब नेता को समझ आ जाता है कि जब तक वो जैक को रास्ते से नहीं हटाएगा तब तक वो रेस्टोरेंट पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए नेता अपने कुछ गुंडों को फोन करता है और जैक को दोबारा जेल भिजवाने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर जैक एक बार जेल चला गया तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन जब जैक गैराज में गाड़ियों का काम कर रहा होता है तभी नेता के भेजे हुए गुंडे कार से उसके पास आते हैं। वो गुंडे जैक को उकसाने के लिए कहते हैं, हमें अपनी कार में जहाज जैसे पंख लगवाने हैं। ये सुनकर जैक बस मुस्कुरा देता है। दरअसल प्लान के मुताबिक ये गुंडे जैक से पंगा लेकर उसे लड़ाई झगड़े के केस में अंदर करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही कुछ दूरी पर पुलिस की गाड़ी खड़ी कर रखी थी। तभी वो लोग अचानक जैक पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। गुंडे बार बार जैक को भड़काने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो भी पलटकर हाथ उठाए और पुलिस आकर उसे मारपीट के जुर्म में उठा ले जाए, लेकिन जैक उनकी हरकतों पर कोई रिएक्शन नहीं देता और चुपचाप मार खाता रहता है। इसी बीच पुलिस की गाड़ी के पास खड़े 2 गुंडे पुलिस वालों से कहते हैं, जाओ और जैक को जेल में डालो, लेकिन पुलिस वाले साफ मना कर देते हैं, हम सिर्फ पिटने के लिए जैक को अंदर नहीं कर सकते, अगर उसने तुम में से किसी पर भी हाथ उठाया तभी हम उसे पकड़ेंगे। और इस तरह उनका ये प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। रात को जब जैक अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट जाता है तो वही लड़का वहां आ जाता है जो जैक की बहन को पसंद करता था। वो आशिक मिजाज भाई जानता था कि जैक असल में कौन है, इसलिए वो जैक की माँ को ताना मारते हुए बदतमीजी से कहता है, कैसी औरत हो आप, जिस लड़के ने आपके सगे बेटे की जान ली आज आपने उसी को अपना बेटा बना लिया। समझ नहीं आता कि कोई अपने ही बेटे के कातिल को कैसे अपना सकता है। ये सुनते ही जैक उस लड़के को दबोच लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी,
क्योंकि जैक की सौतेली बहन ने यह सब सुन लिया था। असल में 10 साल पहले जैक के हाथों जो लड़का मारा गया था वो इसी रेस्टोरेंट की मालकिन जैक की माँ का बेटा था, और उसी मर्डर के केस में जैक को 10 साल की सजा हुई थी। रात को जैक की सौतेली बहन अपनी माँ से सवाल करती है, आपने मेरे भाई के कातिल को अपना बेटा क्यों बनाया? इस पर माँ उसे समझाती है, इसमें पूरी गलती जैक की नहीं थी। तेरा भाई उस नेता के कहने पर जैक को जान से मारने गया था, लेकिन उस लड़ाई में तेरा भाई मारा गया। उसे मारने के बाद जैक खुद बहुत सदमे में था, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। उसने तो बस अपनी जान बचाने के लिए पलटकर वार किया था। और फिर जब मैं जेल में जैक से मिलने गई तो वो मेरे सामने इस कदर फूट फूट कर रोया कि महीनों तक उसके रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। उसे अपने किए पर बेहद पछतावा था। उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो मेरे बेटे को मारना नहीं चाहता था। ये सब अनजाने में हो गया। तब मैंने जैक को माफ कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में अपने बेटे जैसी ही नासमझी दिखी, और जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। इसलिए मैंने जैक को गोद ले लिया ताकि उसकी शक्ल में मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जैक रात को छत पर बेहद उदास खड़ा था, क्योंकि सच सामने आने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। तभी उसकी बहन उसके पास आती है। जैक अपनी सौतेली बहन से माफी मांगते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़कर यहां से दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई का गुनहगार हूं। अब से तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। ये सुनकर जैक की बहन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मेरी माँ तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है, और तुम हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? अगर तुम चले गए तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मेरी माँ पहले ही अपने बेटे को खोने का दुख झेल चुकी है, तुम्हारे जाने के बाद तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। इसके बाद वो बताती है, जब मैं छोटी थी तो मेरा सगा भाई पैसों के लिए माँ को बहुत मारता पीटता था। जिस दिन तुमने मेरे भाई को पीटा था, मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे तसल्ली मिल गई थी कि अब माँ पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं बचा। यहां पता चलता है कि उस लड़की का सगा भाई बेहद घटिया इंसान था, जो पैसों के लिए अपनी ही माँ पर हाथ उठाता था और अपराध व नशे की दलदल में पूरी तरह डूब चुका था। जैक की बहन आगे कहती है, उस दिन तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरे भाई पर हाथ उठाया था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें मार डालता, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी बहन के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर जैक घर छोड़ने का फैसला बदल देता है। अगले दिन जैक की माँ कुछ सबूत लेकर सीधे उस नेता के पास पहुंचती है और कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि 10 साल पहले तुमने ही मेरे बेटे को जैक को मारने के लिए भेजा था, जिसमें मेरा बेटा मारा गया। दरअसल 10 साल पहले उस नेता ने जैक और रेस्टोरेंट की मालकिन के बेटे को आमने सामने भिड़ाने की साजिश रची थी, क्योंकि वो जैक की गद्दी छीनना चाहता था। नेता जानता था कि इन दोनों में से जो भी मरेगा फायदा उसी का होगा। अगर रेस्टोरेंट की मालकिन का बेटा मारा जाता तो पुलिस जैक को मर्डर के केस में जेल में डाल देती, और अगर जैक मारा जाता तो नेता का रास्ता वैसे ही साफ हो जाता, यानी चित भी उसकी और पट भी उसकी। अब रेस्टोरेंट की मालकिन उस नेता के सामने उसके मरे हुए बेटे की डायरी रख देती है और कहती है, इस डायरी में तुम्हारे काले कारनामों के सारे सबूत हैं जो तुम मेरे बेटे के जरिए करवाते थे। अगर तुम अब मेरे परिवार से दूर नहीं रहे तो मैं ये सारे सबूत पुलिस को सौंप दूंगी। फिर तुम्हारा ये पॉलिटिकल करियर तो खत्म होगा ही, साथ ही तुम जेल की हवा खाओगे। साथ ही वो नेता को चेतावनी देती है, जैक ने मेरे खातिर दोबारा कभी हाथ न उठाने की कसम खाई है। अगर मैंने उससे ये कसम तोड़ने को कह दिया तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे गैंग का नामो निशान मिटा देगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हमारे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। इतना कहकर जैक की माँ वहां से चली जाती है। अब जैक की माँ की इस धमकी से नेता आग बबूला हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। इसलिए अगले दिन जब जैक की बहन स्कूल से घर लौट रही होती है तो वो आशिक मिजाज भाई, जो अब नेता के गैंग में शामिल हो चुका था, पीछे से आकर जैक की बहन के सिर पर डंडे से जोरदार वार कर देता है, जिससे वो लहूलुहान होकर बेहोश गिर पड़ती है। इसके बाद उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अब रेस्टोरेंट की मालकिन समझ जाती है कि वो नेता किसी भी कीमत पर इस रेस्टोरेंट को हड़पना चाहता है, और अगर उन्होंने मना किया तो वो उनके परिवार को और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब वो और जैक मिलकर रेस्टोरेंट बेचने का फैसला कर लेते हैं। जैक सीधा नेता के पास जाता है और कहता है, हम रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो नेता महाघटिया इंसान था। अब वो रेस्टोरेंट कौड़ियों के भाव, या यूं कहें कि मुफ्त में हथियाना चाहता था। तो नेता यहां जैक से कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही जैक हॉस्पिटल में अपनी बहन को देखने जाता है, नेता के गुंडे मौके का फायदा उठाकर सीधे माँ के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां जैक की माँ रेस्टोरेंट खाली करने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। तभी पीछे से शिंची दबे पांव आता है और जैक की माँ के मुंह पर हाथ रखकर बेहद बेरहमी से उसका गला दबाने लगता है।